Hello everyone, welcome back to MB class 11 on HRM. Today we will cover the second part of the OBPPIQ marathon. It come under the code 55 syllabus. आपको पता है हमने कुछ फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कवर कर दिया, देन हम सेकंड पार्ट में जो भी बचे हुए PPIQ हम आज सॉल्व करेंगे. तो आज हम सॉल्व करेंगे कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, लर्निंग, मोटिवेशन, ग्रुप टीम्स एंड लीडरशिप. ठीक है, इनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे. देन फर्स्ट वन टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन. मैं फिर से कह रही हूँ, आप कम्युनिकेशन का अच्छे से पढ़ लीजिए. मैंने पेपर 1 में भी कराया है, पेपर 2 में भी कराया है. जाके पढ़ो, देन फिर हम आके सॉल्व करो. First question, in the standard communication process, which term describe the step where the receiver interprets the symbol sent by the sender into the meaningful message? ये कौन सा communication process में कौन सा step है जहां पे receiver क्या करता है, उनको जो sender ने उनको जो interrupt जो symbol भेजे हैं, जो message भेजा है, उसको समझने की कोशिश करता है. तो पता क्या उस चीज को क्या कहते हैं? उस चीज को कहते हैं हम डिकोडिंग. देखो याद रखना, सेंडर जो अपने आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जो किसके फ्लो में करना है उसे हम एनकोडिंग कहते हैं. तो रिसीवर जो सेंडर ने क्या भेजा है उसको हम डिकोडिंग कहते हैं. तो योर आंसर शुड बी डिकोडिंग. डिकोडिंग द रिसीवर मेंटल ट्रांसलेशन बाय सिंबल बैक इनटू द थॉट. एनकोड इज डन बाय सेंडर. ठीक है, समझिए, एनकोडिंग हमेशा सेंडर करता है कि कैसे मुझे ये मैसेज किस फॉर्म में भेजना है, और रिसीवर क्या करेगा, डिकोड करेगा जो सेंडर ने मैसेज भेजा उसको मुझे कैसे समझना है. देन कम टू द क्वेश्चन नंबर Come to the question number 2. Barriers to communication that arise to the misinterpretation of word, technical jargon, ambiguity, language are classified. आपको पता है जो लैंग्वेज के कारण, जो वर्ड के कारण होता है उसे हम सिमेंटिक बैरियर कहते हैं. फिजिकल बैरियर क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के कारण होता है. साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब आपका पहले से माइंड में ट्रस्ट नहीं है, आपका वो परसेप्शन नहीं है, आप कहीं लॉस्ट हो. और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का होता है कि वहां का इन्वायरमेंट ही ऐसा नहीं है. ठीक है, तो आपका सिमेंटिक बैरियर है ड्यू टू द लैंग्वेज ऑफ द मीनिंग, जार्गन और कॉम्प्लेक्स often echoes these breakdowns. Then come to the question number 3. The informal communication network where one person tells the selected group of trust individual who can tell the other. तो आपको पता है कौन सा ग्रुप होता है, इसे हम क्लस्टर चेन कहते हैं. आपको पता है सिंगल चेन क्या होती है कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने नेक्स्ट पर्सन को बताया, नेक्स्ट ने नेक्स्ट को बताया. गॉसिप में क्या बोला कि वो सबसे जाके गॉसिप एक पूरे ग्रुप को जाके सेंटर ऑफ हेड बना हुआ है, देन वो सबको जाके इन्फॉर्म देना है. प्रोबेबिलिटी है कि आपने 2 पर्सन को बताया, देन 2 पर्सन ने किसी और पर्सन को बताया, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि किसी ने बताया हुआ. लेकिन जो हमारा क्लस्टर चेन है वो हमारा क्या कहता है, क्लस्टर चेन मोस्ट कॉमन ग्रेप वाइड पैटर्न है जहाँ पे इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है थ्रू द ट्रस्टेड सोशल क्लस्टर. जैसे मैंने एक पर्टिकुलर ग्रुप को बताया जिसपे मैं भरोसा करती हूँ, उसने एक अपने पर्टिकुलर ग्रुप को बताया जिसको वो भरोसा करता है ना, इसे हम क्लस्टर चेन बोलते हैं. देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. Which direction communication primarily used for providing job instruction, explaining and giving feedback to the performance. तो आपको पता है इस तरीके की हमारी हायरार्की होती है. तो उन्होंने बोला कि कौन सा कम्युनिकेशन होता है, तो जब ऊपर की अथॉरिटी जब हमारे नीचे इंस्ट्रक्शन बताती है, पॉलिसी बताती है, फीडबैक देती है परफॉर्मेंस को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच. और उसे हम क्या बोलेंगे, आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. याद रखना, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन से याद रखना ये डाउन मतलब नीचे की तरफ जा रहा है. ठीक है, और अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया जो ऊपर तक जा रहा है, बॉटम अप अप्रोच. हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, सेम जा रहा है. डायगोनल मतलब किसी के पास भी किसी से आ रहा है. तो आपको पता है आपका क्वेश्चन है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हाउ ए टू लो लेवल. तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो. ठीक है, Then come to the question number 5. In normal verbal communication, study of body movement, facial expression, gesture, posture. तो आपको पता है स्टडी जब हम बॉडी मूवमेंट की बात करते हैं तो उसे हम काइनेसिक्स बोलते हैं. ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन की. प्रोक्सिमिक्स क्या होता है, जब स्पेस की बात करती है कि कितना स्पेस है जो दो लोग बात कर रहे हैं. पैरालैंग्वेज क्या हो गया, जो टोन पिच वॉल्यूम है. क्रोनोमिक्स क्या हो गया आपका कि जो टाइमिंग की क्या वैल्यू है. ठीक है, तो योर आंसर शुड बी ए बी. ठीक है, काइनेसिक फोकस ऑन विजिबल बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन. देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. अकॉर्डिंग टू एडवन टी हॉल्स, द स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज फिजिकल स्पेस. एडवन टी हॉल ने आपको पता है उन्होंने क्या बताया था कि किस तरीके से फिजिकल स्पेस हम दो रिलेशन में जब हम बात करते हैं तो कैसा आइडिया लगा सकते हैं कि इसका रिलेशन कैसा है. तो उससे हम क्या बोलेंगे, प्रोक्सिमिक्स बोलते हैं. ठीक है, प्रोक्सिमिक्स होता है जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका 4 फुट से 12 फुट तक है वो हमारा सोशल रिलेशन आता है. ठीक है, और आपका 4 फुट के अंदर है वो इंटीमेटेड रिलेशन आता है. देन 4 से 8 है वो आपका पर्सनल आता है. तो इस तरीके, और 12 से ऊपर है वो मास मीडिया हो गया. तो ये हमारा एडवन टी हॉल ने दिया था. तो आपको एडवन टी हॉल के 4 जोन होते हैं. इंटीमेट एकदम आपका एकदम जैसे मदर बेबी का है. पर्सनल है आपका हो गया 4 to 8 फीट, एंड सोशल हो गया 8 to 12, एंड पब्लिक हो गया 12 से ऊपर वाला.
Then come to the question number 7. When an employee send a summary report to their boss but intentionally omit negative data to make a performance look better, which very तो ये तो कॉमन है कि मैं अपनी कोई भी आज के काम की समरी रिपोर्ट भेज रही हूँ, लेकिन मैंने जानबूझ के जो मैंने आज गलत किया था उसको मैंने क्या किया, ओमिट कर दिया, मतलब उसमें मेंशन ही नहीं किया। तो कौन सा बैरियर है, ये होता है फिल्टरिंग, जिसमें आप अपने मैसेज को ही फिल्टर कर दो, उसे हम फिल्टरिंग कहते हैं। ठीक है, तो फिल्टरिंग क्या होता है, इंटेंशनल मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सो इट विल बी सीन मोर फेवरेबल बाय रिसीवर। ठीक है, then come to the question number 8. Which type of non-verbal communication involve the vocal but non-linguistic aspect speech such as pitch, volume, tone? तो कौन सा इसमें से नॉन वर्बल हमारे सारे कम्युनिकेशन है। तो मैंने आपको काइनेसिक्स बॉडी मूवमेंट है, प्रोक्सिमिक्स आपका स्पेस है, क्रोनोमिक्स आपका टाइमिंग है। तो पैरा लैंग्वेज होती है जिसे हम क्या देखते हैं, उसने किस स्पीड में बोला, उसका वॉल्यूम क्या था, उसका टोन ऑफ वॉइस क्या था, तो उसे हम पैरा लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, हाउ समथिंग सेड, इसमें ये नहीं कि आपने बोला क्या, आपने कैसे बोला, वो ज्यादा आपका मैटर। Then come to the question number 9. Communication between a manager in the finance department and a supervisor in the production department who do not have a direct reporting line. तो उन्होंने बोला कि कौन सा है जो हमारा कम्युनिकेशन, अगर कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर है और सुपरवाइजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कोई डायरेक्ट रिपोर्टिंग, तो मैंने आपको बताया उसे बोलते हैं डायगोनल अक्रॉसेस वाइज। देखो वर्टिकल हो गया आपका ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर अथॉरिटी में जब इंफॉर्मेशन जाती है तो उसे वर्टिकल। डायगोनल होता है कि फाइनेंस, जैसे ये हमारा है और ये हमारा मार्केटिंग फाइनेंस है, तो यहाँ पे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर बैठा हुआ है वो डायरेक्ट किसके साथ बात कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर से। ठीक है, तो ये होता है हमारा डायगोनल। Then question number 10. Media richness theory, different language suggests that which channel is the richest communication complex for non-written information. उन्होंने बोला कि सबसे जो मीडिया रिचनेस ने क्या बोला था कि जब हम फेस टू फेस बात करते हैं तो वो हमारा सबसे कम्युनिकेशन रिच रहता है, और जब आप फॉर्मल रिटन रिपोर्ट्स में करते हो तो लीन रहता है। ठीक है, तो ये हमारा फेस टू फेस कन्वर्जेशन। ठीक है, तो फेस टू फेस रिचेस्ट है बिकॉज अलाउ इमीडिएट फीडबैक, आप फीडबैक दे सकते हो, इवन उसके मल्टीपल क्यू दे सकते हो, वर्बल, बॉडी एंड पर्सनल टच को। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 11. इन हाई कंटेक्स्ट कल्चर, जापान, अरब नेशन, द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन मैसेज ड्राइव प्राइमरी। अगर मैं हाई कंटेक्स्ट कल्चर की बात करूं तो वो कौन सा होता है, देखो एक्सप्लिसिट डायरेक्ट वर्बल, ये होता है हमारा लो कंटेक्स्ट, जहां पर जो आपने बोला सिर्फ उसी को समझा जाएगा, लेकिन आपने कैसे बोला उससे कोई मतलब नहीं। अगर मैंने ये बोला कि आई एम रॉन्ग, तो सामने वाला आपको गिल्टी फील कराएगा। ठीक है, और ये तो हो गया हमारा लो कंटेक्स्ट। हाई कंटेक्स्ट क्या होता है, द सिचुएशन कंटेक्स्ट नॉन वर्बल क्यू इंटरपर्सनल रिलेशन, ऐसी सिचुएशन जहां आप नॉन वर्बल क्यू को भी देखा जा रहा है, आपका रिलेशन क्या है, उसके बेसिस पे जब आप कम्युनिकेट करते हो तब वो हाई कंटेक्स्ट कल्चर कहता है। तो हाई कंटेक्स्ट रिलाई ऑन द इनडायरेक्ट क्यू, लो कंटेक्स्ट रिलाई ऑन द वर्ड व्हाट यू स्पीक। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 12. कैलकुलेट ए कम्युनिकेशन ऑडिट इज स्पेशलाइज्ड एचआर टूल। ठीक है, तो अब ये कम्युनिकेट ऑडिट होता है हमारा स्पेशलाइज्ड एचआर टूल में, तो उसमें अब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि क्या है वो, है ना, यूज किस चीज को यूज करने के लिए। कैलकुलेट टोटल एम्प्लॉय पेरोल, नो। सिस्टमेटिकली इवेल्यूट करता है एक्यूरेसी, इफिशिएंसी, गैप इन ऑर्गेनाइजेशन कंपनी। देखो कम्युनिकेशन ऑडिट हो रहा है तो वो क्या देखेगा कि प्रॉपर जो हमारे टू अथॉरिटी हैं उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उनके बीच में एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम करते। तो जो ऑडिट क्या डायग्नोसिस करता है, बोटलनेक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो देखता है कि हमारी इन्फॉर्मेशन अटक तो नहीं रही है, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हो, ट्रांसपेरेंसी हो, प्रॉपर कम्युनिकेशन फ्लो होना चाहिए। Then come to the question number 13. Psychological barriers when a receiver hear only what they want to hear based on their own need, experience and background. तो आपको पता है इसे बोलते हैं selective perception. जब सिर्फ आप वही सुनना चाहते हो जो मतलब जो आपके पास जानते हो, है ना, जो आप चाहते हो सिर्फ वही सुनना चाहते हो, उसके अलावा कुछ नहीं है, या है ना, want to hear based on need, experience and background के बेसिस पे, तो उसे हम बोलते हैं selective perception. Selective perception होता है cause the individual to project their own interest into the message, distorting intent the meaning. ठीक है, तो ये ना एक अपना जैसा कोई इंटरव्यू ले रहे हो तो उसका जो जितना उसके पास नॉलेज है सिर्फ उसी के रिगार्डिंग वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा। Then come to the question number 14. The grapevine is generally faster than formal communication. Yes, right. Informal network bypass rigid hierarchy boundary and official review प्रोसेस। यस, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं सारे हायरार्की, अब ये नहीं कि आपने जूनियर को मैनेजर के पास जाना पड़ेगा, मैनेजर को सीनियर मैनेजर को बीओडी के पास, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है दोनों, क्योंकि आपको पता है ग्रेपवाइन क्या है, इनफॉर्मल है, वो इतने तेज है जैसे फॉरेस्ट में फायर लग जाए, तो ये फॉर्मल स्ट्रेचू स्ट्रक्चर सबको बाईपास कर देते हैं।
Then come to the question number 15. Which component of 7 C's of communication ensure that message is specific, definite, supported by fact rather than being a bar? तो कौन सा ऐसा C है जो आपको तो एक कौन सा कंक्रीट होता है, कंक्रीट होता है कि आपका मैसेज कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, फैक्ट के बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। तो उससे बोलता है क्लैरिटी क्या होता है कि मैसेज समझ में आना चाहिए, कंसाइजनेस ब्रीफ होना चाहिए, कर्टसी मतलब पोलाइट होना चाहिए। तो आपको पता है कंक्रीट होता है यूज स्पेसिफिक फैक्ट एंड फिगर। Then come to the question number 16. In communication theory, noise is operationally defined. So only loud physical sound in office? No. Any factor that distort, interrupt, कोई भी फैक्टर जो आपके एक मैसेज को ट्रांसफर करने में हर्डल्स क्रिएट कर रहा है, उस सबको हम नॉइज बोलेंगे। तो हाई टर्नओवर एम्प्लॉय तो होगा नहीं, मिस कैलकुलेटिव तो हो ही नहीं सकते। तो ये क्या है, नॉइज एक फिजिकल है, सिमेंटिक, कोई सा भी बैरियर हो सकता है जो आपकी मैसेज की फिडेलिटी को रिड्यूस। Then come to the question number 17. During a meeting, a manager uses active listening by paraphrasing the speaker words. The primary goal of technique. तो उन्होंने बोला कि एक मीटिंग मैनेजर है, वो क्या कर रहा है कि मतलब मैनेजर यूज कर रहा है एक्टिव लिसनिंग। क्यों? बार बार जो स्पीकर के वर्ड को पैराफ्रेज कर रहे थे, ये समझ में आया, ये समझ में आया, ठीक है। तो ये इसका इस प्राइमरी गोल की जो टेक्निक है उसका क्या गोल है इस टेक्निक का? टू इंटरप्ट, टेक कंट्रोल ऑफ कन्वर्जेशन? नो। टू कन्फर्म अंडरस्टैंडिंग हाउ द स्पीकर दे आर बीइंग हियर्ड एंड वैल्यू। तो इससे हम क्या करते हैं, इससे पता चलता है कि किस तरीके से स्पीकर को तुम सुन रहे हो और वैल्यू कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए हम बार बार पैराफ्रेजिंग करते हैं। Then है ना, active listening build empathy, ensure accurate message decoding through the clarified reflecting cue. And come to the question number 18. Outward communication is often difficult in traditional bureaucracy because subordinate often experience mum effect. दिस मीन्स दे। मम इफेक्ट क्या होता है? जब अपवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब जब जूनियर से सीनियर की तरफ जा रहा होता है इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं ना जो आपने देखा डिफिकल्ट होता है ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक में, कहीं ना इसे सबऑर्डिनेट एक्सपीरियंस करते हैं मम इफेक्ट। मम इफेक्ट का मतलब होता है कि कीप साइलेंट अबाउट द बैड न्यूज टू अवॉइड ऑफेंस सुपीरियर। जब आपको कुछ ऐसा लगता है कि कोई खराब न्यूज है या फिर आपको कुछ होने वाला, तो आप क्या करते हो, उस जगह पे साइलेंट रहते हो, क्योंकि आप ये नहीं चाहते हो कि वो सुपीरियर को ऑफेंड हो जाएगा ना, अगर आप उसके बारे में कुछ भी बोलोगे तो वो ऑफेंड हो जाएगा। तो ये क्या है, कीप साइलेंट अबाउट बैड न्यूज टू अवॉइड ऑफेंडिंग सुपीरियर और बीइंग ब्लेम, या फिर ब्लेम या तुमने ही किया हुआ। आपने पता है ये साइकोलॉजिकल होता है, जब आपको कुछ बताते हो तो उनको ऐसा लगता है इसी ने तो नहीं किया, तो इसलिए वो बैड चीजें बताना इग्नोर कर देते हैं। तो मम इफेक्ट डिस्क्राइब रिलक्टेंस एंड ट्रांसमिट नेगेटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रिएटिंग डिस्टॉर्ट व्यू ऑफ मैनेजमेंट। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 19. द स्टडी ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थ्रू द टच। तो मैंने आपको हैंडशेक, पैट ऑन द बैक इज नोन एज द हैप्टिक। देखो ओकुलिक्स होता है हमारा आइज के बेसिस पे, क्रोनिक्स हो गया टाइम, प्रॉक्सिमिक्स हो गया स्पेस, हैप्टिक्स हो गया टच। तो जब हम टच के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, इट शो द पावर ऑफ एक्शन स्टेटस इन सोशल और ऑर्गेनाइजेशन सेट। Then come to the question number 20. When a communication system is flooded with more information than its receiver can process, categorize, interpret it. तो इसे क्या बोलेंगे? तो जब कम्युनिकेशन सिस्टम का बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उसके पास, उससे उसने उसको मतलब इतनी सेंडर ने इंफॉर्मेशन उसको भेज दिया है कि वो रिसीवर उसको प्रोसेस, कैटेगराइज और डिफिकल्ट हो रहा है ना। फ्लडेड मोर इंफॉर्मेशन, जितना वो प्रोसेस, कैटेगराइज, इंटरप्ट करता है उससे ज्यादा उसके पास इंफॉर्मेशन है, तो इससे क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड लीड्स टू एरर, डिले, स्ट्रेस, रिसीवर फेल, क्योंकि वो इतना प्रायोरिटाइज मैसेज, कौन सा मैसेज मुझे पहले करना है, क्या करना है, तो इसमें वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। देन कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इज द लीडरशिप थ्योरी। अब हमारा कम्युनिकेशन के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। देन इन ओयू स्टेट लीडरशिप which dimension describe a leader who is likely to define work is to be done, assign task, emphasize deadline। तो आपको पता है, देखो ओयू स्टेट के दो थे, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, एम्प्लॉय स्ट्रक्चर। इनिशिएटिव होता था टास्क फोकस और एम्प्लॉय ओरिएंटेशन होता था एम्प्लॉय फोकस। तो आपने बोला को कौन सा ऐसा डायमेंशन है जो वर्क होना चाहिए, टास्क आसान होना चाहिए, डेडलाइन पे कंप्लीट होना चाहिए, तो आपका है इनिशिएटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। Then come to the question number 2. The University of Michigan study identified two styles. देखो मिकीगन ने भी दो हमारे लीडरशिप स्टाइल थे, जो कि which style एसोसिएट हायर ग्रुप प्रोडक्टिविटी, हायर जॉब सेटिस्फेक्शन। तो कौन सा इसमें से स्टाइल है जो एसोसिएट है कि प्रोडक्टिविटी से, और हायर, जब हायर ग्रुप प्रोडक्टिविटी किससे रिलेटेड है? हायर जॉब सेटिस्फेक्शन से, मतलब इंप्लॉय ओरिएंटेड होगा इसका आंसर, क्योंकि इंप्लॉय ओरिएंटेड लीडर क्या करते हैं? इंटरपर्सनल रिलेशंस बनाते हैं, जिससे क्या होता है कि हायर ग्रुप प्रोडक्टिविटी रहती है। देन हायर ग्रुप प्रोडक्टिविटी रहेगा तो उनका कहीं ना कहीं हायर जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगा। तो ये हमारे इंप्लॉय ओरिएंटेड है, जो इंप्लॉय फोकस्ड है, ठीक है।
Then come to the question number 3. In Black and Mountain Manage Grade 9 leadership style characterized by high concern for both people and protection. मैंने आपको एक ग्रेड जैसे ये बता था ना कि ये होता है हमारा 1 जो होगा हाई लो पीपल लो रिलेशन वो होगा इंप्रोवर्ट्स थे, ठीक है। कंट्री क्लब होगा कि रिलेशनशिप ज्यादा है और टास्क बेसिस नहीं है, तो यहाँ पे कंट्री क्लब हो गया 1-9, ठीक है। यहाँ पे जो दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं वो 9-9 आगे हमारा मैनेजर ग्रेड में, उसे हम बोलते हैं टीम मैनेजमेंट, ठीक है। देन यहाँ पे टास्क फोकस ज्यादा रिलेशन फोकस नहीं है, उसे बोलते हैं अथॉरिटी कंप्लायंस। तो ये बोला बोथ, तो यहाँ पे आएगा टीम मैनेजमेंट, ठीक है। Then come to the question number 4. A leader who demonstrated high concern for people but low concern for protection. 1-9 on manager grade. फ्रेंडली एटमोसफेयर बट इग्नोर द आउटपुट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कंट्री क्लब होता है हमारा जब हमारा हम लोगों के लिए ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं लेकिन काम को हम अपनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो कंट्री क्लब क्या हो गया, प्रायोरिटाइज द कंफर्टेबल फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन ओवर द टास्क एफिशिएंसी एंड बजट। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. फ्रीड फेडरल कंटीजेंसी मॉडल यूज द लीस्ट प्रेफर को वर्कर, ठीक है। स्केल ए लीडर विद हाई एलपीसी स्कोर, जैसे मैंने बताया हम जो एक फीडर कंटीजेंसी मॉडल है जो सिचुएशन बेस्ड मॉडल है उसमें हम क्या करते हैं एलपीसी की बेसिस पे उसका स्केल है उसको मेजर करते हैं। तो जो अगर उसके पास लीस्ट प्रेफर को वर्कर इसकी वो होती है हमारे फुल फॉर्म है ना, याद रखिएगा। जब उन्होंने बोला इस सेंडर हाई एलपीसी मतलब लीस्ट प्रेफर को वर्कर हमारा हाई है, तो वो कैसा होगा, रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगा, याद रखिएगा। रिलेशनशिप ओरिएंटेड डिस्क्राइब करती है कि पॉजिटिव है, इंडिकेटिव द रिलेशन, अगर लो होगा तो हमारा ये टास्क ओरिएंटेड होगा। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. अकॉर्डिंग टू फीडर विच टाइप ऑफ सिचुएशन आर टास्क ओरिएंटेड, लो एलपीसी लीडर मोस्ट इफेक्टिव। जहां पे कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो इसमें सिचुएशन बेस्ड है ना, तो अब हम इसमें ये देखते हैं कि लीस्ट जो हमारा हाई एलपीसी का होगा टास्क ओरिएंटेड में हमें कौन सी लीडर मोस्ट इफेक्टिव रहते हैं ना, कौन सी सिचुएशन में हमें टास्क ओरिएंटेड लीडर चाहिए। तो हमने बताया लो एलपीसी, यार रखना हाई एलपीसी रिलेशनशिप होता है, लो एलपीसी हमारा टास्क ओरिएंटेड। तो टास्क ओरिएंटेड कब से ज्यादा सिचुएशन कहाँ रहेगा, जहां हाईली फेवरेबल होगा या हाईली अनफेवरेबल सिचुएशन होगा। जहां पे आपको या तो बहुत अच्छे से सब पता है या कुछ नहीं पता, तो वहां पे हम टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल फॉलो करते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम सिचुएशन फेवरेबल वाइल वेरी हाई या वेरी लो। Then come to the question number 7. In the Hersey-Blanchard situation leadership theory, is the follower is the unable and unwilling the leader should be. उन्होंने बोला कि एक हर्सी ब्लैंकेट का हमने 4 पढ़ते हैं। सेलिंग आपका होता है, टेलिंग होता है, देन पार्टिसिपेटिंग होता है, देन डेलीगेटिंग होता है। तो सबसे पहला हमारा जो M1 है वो टेलिंग होता है, मतलब ना तो उसको विलिंग है काम करने के लिए ना उसको कुछ आता है। तो यहाँ पे हम कौन सी स्टाइल यूडर कैसा होना चाहिए, टेलिंग, हाई टास्क लो रिलेशनशिप, क्योंकि उसको कुछ नहीं है तो हमें पहले टास्क फोकस होना चाहिए। सेलिंग में तो ये हमारा है ना टेलिंग स्टाइल क्या होगी, स्पेसिफिक डायरेक्शन दो, सुपरविजन करो, जिससे कि उसके स्किल और मोटिवेशन दोनों इंप्रूव होना चाहिए। ये हमारा M1 हो गया। देन M2 होता है हमारा सेलिंग, ठीक है, जब उसका टास्क तो आता है पर अनविलिंग है, ठीक है। देन पार्टिसिपेटिंग, देन डेलीगेटिंग, इस तरीके से आता है। अब हमने M4 है जो मैंने आपका एबल भी है और विलिंगनेस भी है, तो वो कौन सा होगा हमारा, वो होता है हमारा डेलीगेटिंग, जहां पे आपको टास्क भी लो है रिलेशनशिप भी लो है, तो वहां पे लीडरशिप कौन सा चाहिए, डेलीगेट लीडर M4 में, क्योंकि उनको काम भी आता है और वो हमारे एबल भी है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका डेलीगेटिंग, ठीक है। तो डेलीगेटिंग होता है कि लो टास्क लो रिलेशनशिप। तो आपको पता है M1 होता है जो कि एबल भी नहीं है और विलिंग भी नहीं है, फिर वो विलिंग नहीं है बट एबल है, लेकिन एबल है बट विलिंग नहीं है, फिर विलिंग भी है एबल भी है। इस तरीके से M1 M2 M3 M4 हमारे चलते हैं, ठीक है। Then come to the question number 9. Robert House path goal theory suggests that the supportive leadership most effective when, कब इफेक्टिव होते हैं, जब हमारा टास्क आर एम्बिगुअस हाईली कॉम्प्लेक्स, नो, क्योंकि पाथ गोल थ्योरी में पहले गोल आपका होना चाहिए जब टास्क आपके हाईली रिपीटेटिव स्ट्रेसफुल या बोरिंग हो, या तो बहुत रिपीटेटिव हो, स्ट्रेसफुल हो, बोरिंग हो। जब हम रॉबर्ट हाउस पाथ गोल थ्योरी सजेस्ट करती है उस टाइम पर सपोर्टिव लीडरशिप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस को कम करेगा और जो आपके रिपीटेटिव टास्क है उससे आपको मोनोटोनस कम होगी, जिससे वो कंसर्न कर सकता है फॉलोअर की वेलबींग के लिए। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. Which leadership theory argue that leader establishes special relationship between small group of followers in group who get more attention and trust? तो उन्होंने बोला कि कौन सी, देखो इन ग्रुप और आउट ग्रुप कौन सी थ्योरी, पाथ गोली में तो हम गोल बनाते हैं, सिचुएशन लीडरशिप में सिचुएशन के बेसिस पे, ट्रीट में ट्रीट के बेसिस पे लीडर, यस ये है होती है हमारी लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, जिसमें 2 ग्रुप होते हैं, इन ग्रुप और आउट ग्रुप। जो इन ग्रुप होता है वो सबसे ज्यादा जो क्लोज बने जो हायर पोजीशन उससे सबसे ज्यादा अटेंशन और ट्रस्ट होता है, आउट ग्रुप जो उनके थोड़ा सा रिलेशनशिप पे फोकस, वो अपने काम पे फोकस रहता है, ठीक है।
Then come to the question number 11. Root 8 in Jago normative decision model identify different decision making style. What is GII style represented? देखो ये सारी चीजें बताता है. तो ब्रूम 8 एंड जागो नॉर्मेटिव डिसीजन मॉडल था. उन्होंने ना डिफरेंट डिसीजन मेकिंग स्टाइल बनाई थी. G1, G2, C1, G1 मतलब इस तरीके से बनाई थी. तो लीडर डिसाइड अलॉन, नो. लीडर मेक अ डिसीजन आफ्टर द कंसल्टिंग इंडिविजुअल, नो. जो GIE होता है वो लीडर क्या करता है, फैसिलिटेट करता है. G स्टैंड फॉर ग्रुप, ठीक है. तो वो ग्रुप को फैसिलिटेट करेगा ग्रुप डिस्कशन के लिए और एक्सेप्ट करेगा सेंसर डिसीजन. जो सब अग्री कर रहे हैं उसे हम G2 बोलते हैं. तो G2 इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक स्टाइल विद द ग्रुप मेक द डिसीजन कलेक्टिवली विद द लीडर अफिलिएशन. Then come to the question number 12. Which type of leader inspire follower to transcend their self-interest for the good of organization and capable having a profound effect of follower? तो कौन सा है लीडरशिप इंस्पायर करता है ट्रांसजेंड सेल्फ इंटरेस्ट फॉर द गुड ऑफ द, मतलब वो इसलिए उसमें इंक्लूड हो रहा है क्योंकि उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है. ठीक है, तो वो होते हैं हमारे, आपको पता है वो कौन से ऑप्शन होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप. कि आपने क्या किया, अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर क्या होता है, विजन इंस्पिरेशन, जिससे कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज अपने लिए, मतलब आप क्या करते हो ऑर्गेनाइजेशन की चेंज के हिसाब से कुछ चेंज हो जाते हो और ग्रोथ को देखते हो. ठीक है, फॉलोअर की ग्रोथ को भी देखते हो. तो ये लीडर के इंस्पायर करते हैं, फॉलोअर को इंस्पायर करते हैं कि जो उनका सेल्फ इंटरेस्ट है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है. तो उनका और उनको जो इफेक्ट है वो हमेशा क्या होता है, ग्रोथ का इफेक्ट लेते आते हैं. तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जो आपका जो थिंकिंग माइंड है, आपका एटीट्यूड है वही चेंज कर दे. ट्रांजेक्शन मतलब आप पैसा दे रहे हो इसलिए वो काम कर रहा है. लेजिस्लेटिव जो मतलब आप लेट देम डू वर्क अकॉर्डिंग टू योर ओन इंटरेस्ट, ब्यूरोक्रेटिक रूल रेगुलेशन के साथ. देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 13. The transaction leadership is characterized by management by exception. देखो ट्रांजेक्शन लीडर में दो होते हैं, एक होगा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एक्टिव, एक होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पैसिव. ये क्या करता है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे वॉच एंड सर्च फॉर डेविएशन फ्रॉम रूल एंड टेक करेक्टिव इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो इंटरव्यू ओनली इफ स्टैंडर्ड आर नॉट मेट, नो. इसमें वॉच एंड सर्च फॉर डेविएशन फ्रॉम द रूल एंड टेक करेक्ट, वो पैकेट देखेगा कि जो रूल है ना, उनमें देखेगा कोई कमी तो नहीं है, उनकी कमी के बेसिस से वो करेक्टिव एक्शन ले लेगा. तो एक्टिव मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इन्वॉल्व प्रोएक्टिव, मतलब पहले से उसने रूल रेगुलेशन देख दिया, कोई कमी तो नहीं है, उसके बेसिस पे उसने उसको करेक्ट कर दिया. और मैनेजमेंट बाय पैसिव हो गया कि पहले प्रॉब्लम हो गई देन आप उसे करेक्ट कर रहे हो, मतलब उसमें क्या है, मैनेजर पैसिव है. एक्टिव का मतलब वो उसमें सारी चीजें देखेगा कि इन्वॉल्व प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग, श्योर रूल आर फॉलोड एंड करेक्टिव एरर इमीडिएटली. देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 14. 4I ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप इंक्लूड. आपको पता है 4I होते हैं हमारे, जैसे पहला इंडिविजुअलाइज्ड होता है, देन इंटेलेक्चुअल होता है, देन इंस्पिरेशनल होता है, और देन हमारा वो होता है आइडियलाइज्ड होता है. 4I होते हैं. तो इसमें से बोला है कि जो 4I में इंडिविजुअलाइज, कंसिडरेशन, इंटेलेक्चुअल, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, कौन सा है, चौथा. तो मैंने आपको पहले बताया आइडियलाइज्ड है, क्योंकि इमीडिएट रिवॉर्ड होता नहीं, इंस्टीट्यूशन कंट्रोल नहीं होता, ये नहीं होता. तो आपको पता है आइडियलाइज्ड होता है, जो कि आपको देखता है, आपको विजन और सेंस ऑफ मिशन देखता है. ठीक है, then come to the question number 15. Robert Greene leaf pioneer leadership philosophy where the leader's primary mission is to the support, empower, help follower to grow. तो ये क्या है, हमारी कौन सी लीडरशिप थ्योरी है जहाँ पर लीडर क्या है, एक अपने उनको फॉलोअर को सपोर्ट करता है, एम्पावर करता है, हेल्प फॉलोइंग ग्रो करता है. नार्सिसिस्ट लीडरशिप नो. ये होती है हमारी सर्वेंट लीडरशिप. सर्वेंट लीडरशिप क्या होगा, प्रायोरिटाइज करेगा कि मेरे कलीग की नीड क्या है, उन्हें क्या सर्व करना है, उनको इम्फेसाइज करेगा, उनको सुनेगा, उनको इम्पैथी प्रोवाइड करेगा, उसे हम सर्वेंट लीडरशिप बोलते हैं. देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 16. अकॉर्डिंग टू लीडरशिप सब्स्टिट्यूट थ्योरी विच ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर कैन मेक लीडरशिप बिहेवियर रिडंडेंट एंड अननेसेसरी. तो आपको पता है कौन सी लीडरशिप सब्स्टिट्यूट थ्योरी है जिसमें हम लीडरशिप का बिहेवियर कैसा अननेसेसरी है. हाई टर्नओवर रूट, नो. रिजिड एंड डे रूल, हाईली प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एम्प्लॉय, यस. बहुत रिजिड है, जैसे आप चेंज नहीं कर सकते, जिसमें रूल रेगुलेशन है. फैक्टर लाइक हाई प्रोफेशनल स्ट्रक्चर टास्क कैन बी सब्स्टिट्यूट न्यूट्रलाइज लीडर इन्फ्लुएंस. तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देती हैं हमारे लीडर के इन्फ्लुएंसेस को. Then question number 70. A leader who know who they are, what they believe in, and act as they value, belief ओपन एंड कैंडली. ऐसे कौन से लीडर जिन्हें ऐसा लगता है कि यस मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैं जिसमें बिलीव करता हूँ उसी के बेसिस पे वो काम करते हैं. तो आपको पता है वो कौन से ऑथेंटिक लीडर हैं. ठीक है, ऑथेंटिक लीडर क्या है कि उन्हें पता है किस चीज में बिलीव करना है, किस तरीके से बिहेव करना है. ठीक है, ओपनली. देन ऑथेंटिक लीडरशिप फोकस करने मोरल एस्पेक्ट ऑफ बीइंग लीडर, बिल्डिंग ट्रस्ट थ्रू द ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, जिस ट्रस्ट के थ्रू, ऑथेंटिक है ना, जिसकी बात आप सुनना पसंद करोगे. देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 18.
Which early leadership approach focus on identifying special physical, mental, social characteristic that separated leader from the non-leader? उन्होंने बोला कि कौन सी ऐसी लीडरशिप अप्रोच है जिसमें हम फिजिकल, मेंटल, सोशल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर करते हैं जो कि आपको सेपरेट करती है लीडर्स को नॉन लीडर से। तो आपको पता है हम जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर करें इसका मतलब वो ट्रेड थ्योरी है। ट्रेड थ्योरी एज्यूम करती है लीडर आर बॉर्न विद सर्टेन इनेट क्वालिटी, जैसे ग्रेट मैन थ्योरी हो गया, ठीक है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 19. In Cut 11 early leadership experiment, which style resulted in highest level of follower satisfaction even if productivity was not always the highest? तो आपको पता है कौन सा ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जिसमें लेबर फॉलोअर को सेटिस्फेक्शन तो बहुत अच्छा होता है, भले उनकी प्रोडक्टिविटी, जब जरूरी नहीं है अगर आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी हाई हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो उनको फॉलोअर को सेटिस्फेक्शन तो हाईएस्ट है, भले उनकी प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट हो या ना हो। तो ये होते हैं हमारे डेमोक्रेटिक, जिसमें हम पार्टिसिपेट कराते हैं ना, following decision making, leading high moral and group commitment. Then come to the question number 20. High performance leadership require a shift from transactional to transformation behavior. ठीक है, और तो इससे ही है कि हाई परफॉर्मेंस लीडरशिप है क्या है, वो ट्रांजैक्शन से ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांजैक्शन होता है जब आप ऑर्गेनाइजेशन में पैसा मिलता है इसलिए काम करते हो, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अपना एटीट्यूड, अपना माइंड उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए चेंज करते हो। ट्रांजैक्शन लीडरशिप फोकस ऑन मेंटेनिंग द स्टेटस क्यू, यस करेक्ट। ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप ड्राइव इनोवेशन चेंज, यस बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब हमारा आएगा इंटरपर्सनल बिहेवियर एंड ग्रुप डायनामिक्स। Then first question, in Johari window framework looked and human which operation process directly shift from hidden self into the open area? तो देखो हिडन है, हिडन क्या होता है कि जिसे आपको तो पता है लेकिन आप दूसरे को बताना नहीं चाहते, तो इससे आप कैसे ओपन एरिया की तरफ ले जाएंगे? इससे आप जब खुद अपनी बातें दूसरों से शेयर करोगे, जब ये एरिया आपका, ये एरिया हिडन एरिया छोटा हो जाएगा, ओपन एरिया आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेल्फ डिस्क्लोजर एंड एक्सपोजर ऑफ फीलिंग। तो हिडन मतलब याद रखना जो आप छुपा रहे हो। आज के बहुत फीडबैक में कब होता है, जब ब्लाइंड होता है इंसान, जब आपको उसको खुद नहीं पता लेकिन दूसरे को पता, तो फीडबैक के थ्रू अपना ओपन एरिया अपना बड़ा कर सकता है, ठीक है। सेल्फ शेयरिंग हिडन थॉट्स, पर्सनल मोटिव, जिससे वो दूसरे लोगों को भी आपके बारे में पता चले। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. एरिक बर्ने ट्रांजैक्शन एनालिसिस ए कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन occurs when the vector of communication are parallel. What is the immediate behavior outcome? तो मैंने आपको बताया ये क्या होता है, communication can continue indefinitely and flow smoothly। मतलब complementary क्या होता है, जब आपका communication smoothly चलता है, क्योंकि parallel में होता है ना, क्रॉस नहीं करता, इसी डायरेक्शन में, या तो ये ऐसे चलेगा, ये इस तरीके से और इस तरीके से, तो ये ब्रेक डाउन इंस्टेंटली, ये होता है हमारा क्रॉस, बोथ इंडिविजुअल एंड डिफेंसिव साइकोलॉजिकल, ये होता है हमारा अल्टीरियर, ये होता है कम्युनिकेशन कैन कंटिन्यू एंड इंडेफिनिटली फ्लो और स्मूथली, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 3, ए ट्रांजैक्शन एनालिसिस व्हेन ए मैनेजर से वन थिंग एट ए सरफेस सोशल लेवल बट सेंड ए हिडन साइकोलॉजिकल मैसेज अंडरनीथ दे इंगेज। तो आपको पता है ये अल्टीरियर ट्रांजैक्शन होता है, जब आपने एक सोशल लेवल पर कोई बात कही लेकिन उसका जो मैसेज था वो हिडन था, ठीक है, उसे हम अल्टीरियर ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ये 2 लेवल पर होती है, साइमल्टेनियसली ट्रिगर साइकोलॉजिकल माइंड केम इन द ऑफिस, ठीक है, साइकोलॉजिकल के बेसिस पे। Then come to the question number 4. According to Frank Ernest OK Coral Matrix, the employee who feel insecure about themselves but idolize the boss. जो बच्चा ये बोले कि मैं ठीक नहीं हूँ बाकी सब ठीक है, तो इसका मतलब हिंदी में क्या होगा, इंग्लिश में क्या होगा, आई एम नॉट ओके बट यू आर ओके। तो ये होता है जो अपने बॉस को करेक्ट माने लेकिन अपने आप को इनसिक्योर फील करे। तो योर आंसर इज बी, ठीक है। तो ब्रीफ फीलिंग, डिपेंडेंसी, डिफर, पावरलेसनेस एंड टीम ऑपरेशन, ठीक है, जैसे कॉन्फिडेंस की कमी है उस इंसान के अंदर। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. विलियम स्क्रूज फिरो बी, ठीक है, साइकोमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इवेल्युएट इंटरपर्सनल बिहेवियर अक्रॉस द 3 प्राइमरी डायमेंशन। व्हाट डज द एक्रोनिम? द फिरो बी आया है एग्जाम में, PYQ है, तो इसका वो क्या होता है फिरो बी का, जो कि एक साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट है जो इंटरपर्सनल बिहेवियर को चेक करता है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म है फंडामेंटल इंटरपर्सनल रिलेशन से ओरिएंटेशन। तो ये क्या देखता है, हाउ पर्सन टिपिकली बिहेव इन एरिया ऑफ इंक्लूजन, कंट्रोल एंड अफेक्शन, ठीक है, ओवर द टीम पीरियड। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. During which stage Brook Tuckman group development model to close relationship, develop group question, solidify, clarify, normal, establish? तो ये क्या होता है, जब हम सेट, देखो आपका जो होता है तो इसे हम बोलते हैं नॉर्मिंग। नॉर्मिंग में क्या होता है, स्टॉर्मिंग में क्या होता है, तूफान कहते हैं ना, फॉर्मिंग में सबसे पहले आपने रिलेशनशिप फॉर्म किया, 2 लोग मिले, देन स्टॉर्मिंग हुई, देन आपका आर्गुमेंट हुआ, देन आपने रूल रेगुलेशन सेट किए, नॉर्मिंग हुई, देन परफॉर्मिंग हुई। तो ये आंसर शुड बी नॉर्मिंग। स्ट्रक्चर सेंसस है, इसमें एक्सपेक्टेशन आपकी क्लियर की जाती है, कॉन्फ्लिक्ट सेटल की जाती है, यूनिफाइड ग्रुप आइडेंटिफाई कर जाते हैं।
Then come to the question number 7. According to Bene and Seeds, classification of group role like a enlarger, blocker, recognition seeker, I explicitly characterized by this. तो हमने को बोला कि बेने सीट ने एक क्लासिफिकेशन ग्रुप रोल का दिया था, ग्रुप टास्क रोल नहीं, तो उन्होंने बोला एज ए ब्लॉकर की तरह है, जो रिकॉग्निशन सीकर सिर्फ मेरी ही पहचान हो, तो वो कौन से हो गए, वो हो गए हमारे इंडिविजुअल सेल्फ ओरिएंटेड डाइसफंक्शनल रोल, जो आप इंडिविजुअल के बेसिस पर करते हो। रोल फोकस किस पर करता है, सेल्फ ओरिएंटेड, डिस्ट्रैक्ट करता है टीम को कि यस वो, इससे क्या होता है, डैमेज ओवरऑल ग्रुप क्वेश्चन एंड टास्क यील्ड डैमेज हो जाता है। जो रिकॉग्निशन सीकर होता है ना कि मैंने काम किया है, वो टीम फोकस नहीं होता है, वो सेल्फ इंटरेस्ट फोकस होता है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. Which symptoms of Arvin-Janis group thinking phenomena describe the collective tendency of group member to ignore warning sign, challenge their senses? तो इसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव रेशनलाइजेशन बोलते हैं इस चीज को, ठीक है। कौन सा सिम्टम्स है आर्विन जेनिस का, ग्रुप थिंकिंग फिनोमेना का, जिससे कि हमारा क्या होता है, कलेक्टिव टेंडेंसी ग्रुप मेंबर की क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं वार्निंग साइन को और चैलेंज देयर सेंसेस। तो कलेक्टिव टेंडेंसी क्या होता है, रीइंफोर्स बायसेस, मतलब द्वारा से कॉजिंग मेंबर डिस्काउंट वैलिड एक्सटर्नल डाटा थ्रेटन टू देयर प्लान, तो इसे हम कलेक्टिव रेशनलाइजेशन बोलते हैं। द फिनोमेना वेयर ग्रुप डिस्कशन कॉज एम्प्लॉय टू अडेप्ट सिग्निफिकेंटली मोर एक्सट्रीम और रिस्की पोजीशन देन देयर इनिशियल इंडिविजुअल प्रेफरेंस इज कॉल्ड द। तो आपको पता है ये जो हमारा है, ये हो गया हमारा ग्रुप शिफ्ट। जब ऐसा ग्रुप डिस्कशन करते हैं, वो क्या करते हैं कि या तो इसके चक्कर में, जैसे सबको होता है मोर एक्सट्रीम में इसकी पोजीशन ले लेते हैं, जो आपने जो जैसे इंडिविजुअल का प्रेफरेंस स्टार्टिंग में हमारे इतना नहीं था, लेकिन सारे ग्रुप मिलकर उसको इतना खींच दिया है, अब वो पूरा जो टॉपिक था वो एक्सट्रीम रिस्की पोजीशन पे चला गया, ठीक है, उसे हम ग्रुप शिफ्ट बोलते हैं। तो ग्रुप शिफ्ट क्या होता है, डिफ्यूज पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, सारे सब लोगों की पर्सनल अकाउंटेबिलिटी को अक्रॉस द क्राउड, पुशिंग द फाइनल ग्रुप डिसीजन टूवर्ड द एक्सट्रीम। तो सब लोगों ने मिलकर छोटा छोटा सबने पुट दिया, अब वो इतना पुश हो गया है डिसीजन जो कि हमारा रिस्क में है, तो उसे हम बोलेंगे ग्रुप शिफ्ट। सोशल ग्रुपिंग क्या है, जो आप सोसाइटी उसके साथ जो काम करते हो उसे हम सोशल ग्रुपिंग बोलते हैं। जैसा ग्रुप थिंक होता है, जैसा ग्रुप सोचता है वैसा ही, ठीक है। अब देखो सोशल लोफिंग भी समझ लेते हैं। सोशल लोफिंग क्या होती है कि मिनिमाइज द सोशल लोफिंग विद इन द एक्सपेंडिंग प्रोजेक्ट टीम। उन्होंने बोला सोशल लोफिंग को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इनकी टोटल हेड काउंट टीम नो, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होते हैं ना उतनी सोशल लोफिंग हमारी बढ़ती है। उन्होंने बोला अप्रेज द आइडेंटिफाई इंडिविजुअल कंट्रोल। हमें क्या करना है, जैसे सोशल लोफिंग का मतलब होता है कि 5 लोग हैं, एक लोग ने मेहनत करी और क्रेडिट सबको जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि कोई मेहनत नहीं करता क्योंकि उसको पता है कि उसकी टीम फोकस्ड नहीं है, ठीक है। तो सोशल लोफिंग क्या, सोशल लोफिंग स्टॉप व्हेन इंडिविजुअल इनपुट आर आइसोलेटेड। जब आप सबका इंडिविजुअली इनपुट देखोगे किसने कितना किया है, और सेलिब्रेट की जगह उनका हिडन, जो भी हिडन है उन सबको आइडेंटिफाई करोगे कौन कितना काम कर रहा है, और साइज को थोड़ा सा कम करोगे, जब हमारी सोशल लोफिंग कम हो सकती है, ठीक है। लोग क्या करते हैं कि सोशल लोफिंग 5 लोगों का ग्रुप है, पता है कि ये कर देगा, तो वो अपना आराम से खाली बैठे रहते हैं कुछ लोग, तो उसे सोशल लोफिंग बोलते हैं, रिंगल मैन इफेक्ट बोलते हैं। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। देन क्वेश्चन नंबर 11 क्या होता है, इन मैरिज बेटवीन टीम रोल फ्रेमवर्क द मेंबर हु इज स्लाइटली highly disciplined, reliable and turn abstract strategy idea into practical executive task। तो उन्होंने बोला कि कौन होते हैं ये, तो आपको पता है इंप्लीमेंटर होते हैं। टीम रोल फ्रेमवर्क अगर हमने पढ़े तो ये 4 तरह के होते हैं, प्लान, इंप्लीमेंटर, शेपर एंड रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर। तो उन्होंने बोला कि कौन मेंबर है जो हाईली डिसिप्लिन, रिलायबल है, जो स्ट्रेटजी आइडिया को प्रैक्टिकल में मतलब इंप्लीमेंट करना है ना, तो योर आंसर शुड बी अ इम्प्लीमेंटर। तो आपको पता है इम्प्लीमेंटर हो गया कि ऑपरेशनल इंजीनियर ऑफ टीम वो कन्वर्ट थ्योरेटिकल प्लान इनटू स्ट्रक्चर रियल वर्ल्ड। देन आपका हो गया विच फैक्टर हैज बीन एम्पिरिकल प्रूवन टू रिड्यूस ब्लॉक ग्रुप कोहेसिवनेस विद इन द इंडस्ट्री वर्क टूल। तो कौन सा है, तो देखो ग्रुप कोहेसिवनेस होती है जब आप ग्रुप, सारे ग्रुप एक ही चीज पर एग्री होते हैं, मतलब सब लोग ग्रुप एक साथ मिलकर काम करता है। तो कौन सा फैक्टर है जो रिड्यूस करता है या ब्लॉक करता है ग्रुप कोहेसिवनेस को, तो कौन सा है, पढ़ते हैं स्मॉल साइज हाई एग्रीमेंट, नो ये तो है ही, ठीक है। लार्ज टीम हेड काउंट, इसमें क्या होता है जब आपकी लार्ज टीम हो जाती है, ज्यादा टीम होती है, फिजिकल आइसोलेशन है, फ्रीक्वेंट इंटरपर्सनल फ्रिक्शन होता है, तो हमारे ग्रुप फ्रैक्शननेस को रिड्यूस करता है। तो लार्ज ग्रुप फ्रैक्चर इजीली इनटू सब फ्रैक्शन which reduce total cohesion, increase communication breakdown, ठीक। Then come to the question number 13. In transaction analysis, when a subordinate react defensively to supervise
feedback by crying or throwing a temper tantrum, they display which ego state? तो आपको पता कौन सी चाइल्ड ईगो स्टेट होती है, जिससे वो डिफेंसिवली बिहेवियर को करता है। फीडबैक जैसे बोलते हैं ना, सुपरवाइजर से फीडबैक कर रहा है तो बोला मैंने इसलिए काम नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, रो रहा है, टेम्पर गुस्सा दिखा रहा है, तो ये चाइल्ड ईगो स्टेट होती है। चाइल्ड ईगो स्टेट ही होती है कि इमोशनल रिएक्शन होती है, उससे इमोशन पर बिहेवियर एंग्जाइटी होती है ड्यूरिंग द लर्निंग चाइल्डहुड। हमेशा याद रखना एज के बेसिस पर नहीं होता, ये लोगों के बिहेवियर के बेसिस पर 3 स्टेट होती है, पेरेंट, अडल्ट एंड चाइल्ड। ठीक है। Eric Berne defined game people play as a repetitive, dysfunctional interpersonal sequence that always end with negative emotional payoff known as a। तो उन्होंने बोला कि ये क्या कहलाता है, तो आपको पता है ये जो कहलाता है वो हमारा होता है ट्रेडिंग स्टैम्प एंड ब्रैकेट फीलिंग। मतलब आप ये ना, जैसे लोगों के अनकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ चला था, लोग अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए या फिर आपने ये काम इसलिए किया इसने नहीं किया, मतलब इस चीज को करने के लिए ये जो हम वो करते हैं उससे बोलते हैं रैकेट फीलिंग। तो गेम्स क्या है, डिसऑनेस्ट सोशल इंटरेक्शन है, यूज टू कलेक्ट फैमिलियर नेगेटिव फीलिंग। तो जब हम गिल्ट है, किसी चीज का गुस्सा है, तो ये रियल इशू पर सॉल्व नहीं करता प्रॉब्लम को, ये क्या करता है, ये हमारा सोशल इंटरेक्शन यूज आपके नेगेटिव फीलिंग्स को कलेक्ट करता है ना, ये नेगेटिव पे ऑफ के लिए। तो हम इमोशन नेगेटिव पे ऑफ के लिए कि गिल्ट हो रहा है, मैंने ये काम इसलिए नहीं किया या फिर मैंने ये काम किया, मतलब इस सब चीजों को हमारा होता है, उससे हम बोलते हैं रैकेट फीलिंग। Then come to the question number 50. In the Johari window matrix, psychological data is fully known to self, but intentionally kept secret. मैंने आपको खुद को अच्छे से पता है लेकिन हम अपनी टीम के लोगों से छुपा के रख रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे फेक इट, हिडन एरिया बोलते हैं, क्योंकि वो क्या कहीं ना कहीं वो अपनी प्राइवेसी को होल्ड करके रखता है। ठीक है। Then come to the question number 16. Jacob Morene developed sociometric as a quantitative tool for the group dynamics. It is the primary operational purpose is to। ठीक है, तो ये क्या है, ये ग्राफिकली मैप मेजर द पैटर्न इंटरपर्सनल एक्सेप्टेंस है, अट्रैक्शन रिजेक्शन इनसाइड द टीम। तो जो हमारा सोशियोमेट्रिक क्वांटिटेटिव टूल है वो क्या देखता है ग्रुप के अंदर कि कितने एक्सेप्टिंग है, कितने लोग अट्रैक्ट हुए, कितना रिजेक्ट हुए हमारी टीम के अंदर। तो ये सोशियोग्राम शो करता है, हिडन नेटवर्क शो करता है, इनफॉर्मल लीडर कौन है और जो वर्क फोर्स से आइसोलेटेड मेंबर कौन है, इन सारी चीजों को वो ग्रुप के अंदर का जो असेसिंग करता है वो हमारा सोशियोमेट्रिक देखता है। Then come to the question number 17. Which type of group role focus explicitly supporting team moral, reconcile argument, reduce interpersonal friction? तो कौन सा रोल है, ये मेंटेनेंस रोल है। मेंटेनेंस रोल क्या करता है, ये कहीं टीम को सपोर्ट करता है, उसके आर्गुमेंट को रिकंसाइल करता है और जिससे इंटरपर्सनल फ्रिक्शन हमारा कम हो। तो मेंटेनेंस रोल क्या, हार्मोनाइजर, एनकरेजर। ठीक है, एज ए सोशल ग्लू की तरह काम करता है, प्रायोरिटाइज रिलेशनशिप हेल्थ ओवर अ प्योर टास्क। Then come to the question number 18. In an organization taxonomy, what is the core structure point of differentiation that separate a work team from a basic work group? कौन सी ऐसी चीज है जो वर्क टीम को वर्क ग्रुप से अलग करती है? तो ग्रुप आर डिजिटल कोलैबोरेशन, टीम डू नॉट नो, टीम जनरेट अ पॉजिटिव सिनर्जी जैसे 2 + 2 = 5 through the coordinated effort and maintain a mutual accountability. Accountability ग्रुप रिलाई ऑन इंडिविजुअल ट्रैकिंग। ग्रुप क्या होता है, इंडिविजुअल के बेसिस पर जैसे आपने ग्रुप बना लिया, लेकिन टीम क्या होता है, हमेशा ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, इसमें कोऑर्डिनेट करते हैं सारा, अकाउंटेबिलिटी किसकी, क्या म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी होती है टीम की, और ये पॉजिटिव सिनर्जी क्रिएट करती है। तो है ना, पॉजिटिव सिनर्जी क्या हो गया कि जब आप ग्रुप टीम में काम करते हो तो अच्छा इंडिविजुअल इनपुट से ज्यादा अच्छा आउटपुट देते हो। Then come to the question number 19. During the final adjourning stage of group development, the primary psychological focus of group members shift toward the। तो उन्होंने बोला कि अब जो फाइनल एडजर्निंग स्टेज होती है ग्रुप फॉर्मेशन की, तो जो साइकोलॉजिकल फोकस ग्रुप मेंबर किस चीज पे फोकस करवाते हैं, टास्क को रैप अप करना, रिलेशनशिप को डिजॉल्व करना, मैनेजिंग ट्रांजिशन एंग्जाइटी। तो ये सारी चीजें हमारे लास्ट स्टेज में ग्रुप मेंबर शिफ्ट होते हैं। एडजर्निंग डील क्या करती है, सेपरेशन। सेपरेशन होता है मेंबर रैप अप ऑपरेशन, प्रिपरेशन फॉर न्यू शिफ्ट एंड हैंडल एग्जिट stress. Then come to the question number 20. High group cohesive does not automatically guarantee high organization productivity. जरूरी नहीं है जो हाई ग्रुप कोहेसिव हो, जब लोग एक साथ मिलकर रह रहे हो तो जरूरी नहीं है उनकी गारंटी हो कि हाई ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी हो। ये इज ट्रू, कोहेसिव ग्रुप ओनली परफॉर्म वेल व्हेन देयर इंटरनल ग्रुप परफॉर्म्स नॉर्मल एंड डायरेक्टली विद द ऑर्गेनाइजेशन। कोहेसिव ग्रुप जब भी अच्छा काम करते हैं जब उनके इंटरनल ग्रुप के परफॉर्मेंस जो नॉर्म्स है, रूल रेगुलेशन है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट ग्रुप के साथ अलाइन हो। तो ट्रू है, हाईली कोहेसिव ग्रुप अपोज मैनेजमेंट हो सकता है जब एक साथ मिल जाए तो वो मैनेजमेंट का अपोज भी करें है, और वो या फिर सब मिलके आउटपुट ही ज्यादा ना दें। तो इसलिए हमने बोला कि जो हमारा कॉर्पोरेशन का गोल है और जो उनका गोल है वो अलाइन होना चाहिए। देन कम टू द नेक्स्ट टॉपिक,
हमारा है थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड एटीट्यूड ऑफ फ्रेमवर्क। Then come to the question number 1. In I1 Pavlov classical conditioning experiment, the bell which is initial command no response but eventually trigger celebration after pairing it. ये क्या है? ये होती है कंडीशनल स्टिमुलस कहलाती है। देखो तीन होते हैं, अनकंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल स्टिमुलस एंड अनकंडीशनल। I1 पावलोव के क्लासिकल एक्सपेरिमेंट का बेल है जो इनिशियल कमांड की पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, और फिर वो क्या करे, ट्रिगर द सेल्वेशन आफ्टर पेयरिंग। ठीक है, तो द बेल स्टार्ट एज ए न्यूट्रल। तो हमारी क्या हुई, बेल कैसे हुई, एज ए न्यूट्रल की स्टार्ट हुई, बट अब क्या होगी, वो कंडीशनल बन गई कि सेम लर्न टू एसोसिएट विद। तो उसने कही जैसे ही बेल बजाई तभी वो उसने खाना दिया। तो पहले क्या एज ए न्यूट्रल थी, लेकिन अब एक कंडीशन बन गई कि यस खाना उसको करने से पहले उसने बेल को बजाया। तो अब कंडीशनल स्टिमुलस क्या होगा, सब्जेक्ट लर्न टू एसोसिएट विद द फूड। तो ये हो गया आपकी कंडीशनल स्टिमुलस। Then B.F. Skinner operate conditioning theory build a Edward theoretical law effect. This law fundamentally state, तो B.F. Skinner ने ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, जो बिल्ड करी थी एडवर्ड थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था। तो फंडामेंटली क्या कहता है ये, तो ये कहता है कि बिहेवियर फॉलोड बाय द प्लीजेंट कंसिक्वेंसेस लाइकली टू रिपीट इट। देखो बिहेवियर कैसे होता है, अगर आपने कोई अच्छा रिजल्ट आया तो आप उसे ना ज्यादा बार करना चाहोगे। बिहेवियर फॉलो बाय अनप्लीजेंट, अगर आपने कोई अनप्लीजेंट बिहेवियर है तो रिवॉर्ड क्या करेगा उससे, तो रिवॉर्ड ड्रॉप कर देंगे, तो उस चीज को आप नहीं करोगे बार बार। तो लॉ इफेक्ट प्रूव करता है कंसिक्वेंसेस शेप द हैबिट, जैसा रिजल्ट आता है उसी इंसान की हैबिट। जैसे आप अच्छा काम, आपने मेहनत करी, आपका रिजल्ट अच्छा तो आप और मेहनत करने का मन करेगा, लेकिन आपने मेहनत नहीं करी तो अब नेक्स्ट टाइम अगर रिजल्ट अच्छा नहीं तो आप मेहनत करना छोड़ दोगे। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे रीइंफोर्समेंट स्ट्रेटजी। Then come to the question number 3. An HR manager stop micromanaging a team leader because the leader finally starting hitting a deadline under the operate condition. This is the example of. तो उन्होंने किस चीज का एग्जांपल है, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। टीम लीडर फाइनली स्टार्टेड हिटिंग डेडलाइन, मतलब अब लीडर क्या है कि हमारा फाइनली स्टार्ट कर रहा है कि डेडलाइन को हिट कर रहा है। तो कौन सी ऑपरेट कंडीशनिंग वो कर रही है, नेगेटिव, क्योंकि मैनेजर ने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया टीम लीडर को मैनेज करना। ठीक है, तो अब ये होगी हमारी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, स्ट्रेंथन एंड डिजायर बिहेवियर बाय रिमूविंग अनप्लीजेंट कंडीशन। माइक्रो मैनेजमेंट बोलते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट का अनप्लीजेंट कंडीशन है उसको उन्होंने क्या किया, रिमूव कर दिया, और व्हेन दे बिहेवियर अकर, तो अब उन्होंने क्या किया, इस चीज को अनप्लीजेंट उसको, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये कहलाता है। देखो हमारे चार तरह का होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जब आप किसी चीज को अच्छे के लिए रोकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी बहुत तारीफ करती हूँ, आप मेहनत करते हो, लेकिन मुझे लगा कि आप टाइम से नहीं आ रहे हो, ठीक है, आपने डेडलाइन नहीं करी, तो मैंने क्या किया, आपको तारीफ करना ही छोड़ दिया। तो ये हो गया आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो स्ट्रेंथन करता है डिजायर बिहेवियर, क्योंकि उसको पता है कि ये बॉस मेरे साथ अच्छे से मतलब रिएक्ट नहीं कर रहा है, या ये मैम मेरे साथ अच्छे से नहीं कर रही है, तो वो दोबारा से फिर वो पॉजिटिव करेगा। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. Which intermediate schedule of reinforcement reward behavior only after the unpredictable changing number of desired response? Slot machine scale bonus. तो कौन सा है हमारा, तो अगर हम बात करें ये होता है हमारा वेरिएबल रेशियो शेड्यूल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रीइंफोर्समेंट जो रिवर्स होते हैं, बिहेवियर होते हैं, वो हमारा अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, किसके बेसिस पे, अगर नंबर ऑफ डिजायर्ड रिस्पॉन्स, अगर सपोज मशीन है या सेल्स बोनस है, उनके बेसिस पर, दैट्स इज कॉल्ड द वेरिएबल रेशियो शेड्यूल। वेरिएबल रेशियो शेड्यूल क्या होता है, जनरेट हाई रेजिस्टेंस टू एक्सटेंशन टू मेंटेन एक्सेप्शनली स्टीप रिस्पॉन्स रेट। Then come to the question number 5. When a supervisor completely ignore a employee disruptive joke during the meeting, withholding attention to eliminate behavior entirely, they apply. तो ये कौन सा होगा, एक्सटिंक्शन है। ठीक है, जब आपने क्या किया, सुपरवाइजर ने कंप्लीटली उस एम्प्लॉय का जो कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जो उसने जोक दिया था मीटिंग में, तो ये किस तरीके से इस बिहेवियर को एलिमिनेट करना चाहता है, इंटायरली। तो ये कहाँ पे होगा, एक्सटिंक्शन पे होता है। एक्सटिंक्शन क्या होता है, वीकन द बिहेवियर। ये क्या करते हैं कि बिहेवियर को, हम इस चीज को, बिहेवियर को कमजोर बनाते हैं। इंश्योर रिसीविंग नो रिइंफोर्समेंट, यहाँ पर रिसीविंग को कोई रिइंफोर्समेंट बनता, बिकॉज उसकी ऐसी अनवांटेड हैबिट है जो कि बहुत टाइम से चली आ रही है, जैसे मीटिंग के टाइम में तुम सीरियस ही नहीं हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्सटिंक्शन। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. Albert Bandura social learning theory outline 4 sequential stages. ऑब्जर्वेशन, लर्निंग, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल। तो आपको सबसे पहले क्या होता है, अल्बर्ट मुद्रा कि हम अटेंशन देंगे किसी भी चीज को, रिटेंशन नहीं होता, पहले अटेंशन होगा, देन रिटेन करोगे, देन मोटर रिप्रोडक्शन करोगे, देन रीइंफोर्स करोगे। योर आंसर इज बी, ऑब्जर्वेशन लर्निंग रिक्वायर फर्स्ट फोकसिंग, देन रिमेंबरिंग, देन डूइंग, देन इंसेंटिव। Then come to the question number 7.
Edward Tolman classic experiment with the red image proved that learning can be occur subconsciously without the immediate reinforcement demonstrating। तो उन्होंने बोला कि कौन सा है, तो ये होती है लेटेंट लर्निंग। एडवर्ड टोलमैन ने बोला जो छुआ था उसके अंदर उसने क्या किया जाल के अंदर कि ये मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया था ना छुए का, तो उन्होंने बोला कि वो ये लर्निंग है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको रीइंफोर्समेंट की डेमोन्स्ट्रेट की जरूरत नहीं है, वो क्या किसके बेसिस पर कर रहा है, लेटेंट लर्निंग, मतलब कॉग्निटिव मैप्स की तरह वो अपना कर दे रहा है। ठीक है, तो लेटेंट लर्निंग रिमेन हिडन अंटिल, जब तक आपको कोई इंसेंटिव अपीयर्स नहीं हो जाता, जब तक आप उसको हिडन रखते हो, लेकिन जैसे वो माइंड में आ जाता है तो उसके बेसिस पर आप उस चीज को अचीव करते हो। ठीक है, ये हमारी रेट इमेज आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंट, इसको आप Then come to the question number 8. In the fundamental ABC model of attitude, which component capture individual emotional feeling evaluated? आपको पता है 3 होते हैं, अफेक्टिव, बिहेवियर, कॉग्निटिव। तो जो हमारा अफेक्टिव कंपोनेंट है वो हमारा किससे है, फीलिंग से रिलेटेड है। तो आपको पता है इमोशन से रिलेटेड है, आई हेट माई जॉब। कॉग्निटिव क्या होता है, हमारा बिलीफ होता है, और बिहेवियर क्या है, उसके बेसिस पर आपने आपको बिलीव हुआ कि बॉस मुझे पसंद नहीं करता। ठीक है, तो अभी मतलब हाँ कॉग्निटिव हो गया, बॉस आपने माइंड में सोचा बॉस मुझे पसंद नहीं करता, डेट्स वाई आप अब क्या, आई हेट माई बॉस। देन बिहेवियर हो गया, अब आपने रिजाइन कर दिया या फिर उससे जाके कंस्ट्रक्ट कर दिया। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. An employee believe their workplace is unsafe and feel deeply anxious about the fact it continue working long hours. This produce, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, कॉग्निटिव डिसोनेंस। अगर उसे लगेगा कि जो यहाँ पे वो वर्क प्लेस है अनसेफ है, उसके कॉग्निटिव माइंड को ऐसा लगा कि अनसेफ है और वो उसे वो डीपली एंगेज्ड है, उसके बारे में डीपली अफेक्ट हो रहा है, इमोशनली बिलोंग हो रहा है, तो ये जो होगा कंटिन्यू अगर ऐसा बहुत टाइम तक रखा तो वो उसे कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाएगा। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है जब आपका फीलिंग जो फेल्ट ऐसे स्ट्रेस फेल्ट होता है जब एटीट्यूड कंट्राडिक्ट करता है इंडिविजुअल के एक्चुअल बिहेवियर से। मतलब अब उसको ऐसा लगता है कि जो उसका एक्चुअल बिहेवियर है और जो उसका एटीट्यूड है दोनों कंट्राडिक्ट है, तो उन्होंने वर्क प्लेस उसके ऐसा लग रहा है वर्क प्लेस अनसेफ है, मतलब आपको उसका माइंड कह रहा है, इससे उससे क्या हो रहा है, एंशियस हो रही है, चिंता हो रही है, उसे कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलेंगे। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. According to Leon Festinger, an individual motivation to reduce cognitive dissonance increase significant when the dissonance involved. तो उन्होंने बोला कि लियोन फेस्टिंगर की बात करें तो उन्होंने बोला इंडिविजुअल मोटिवेशन रिड्यूस होता है, रिड्यूस करता है हमारा कॉग्निटिव डिसोनेंस को, इंक्रीज करेगा जब हमारा सिग्निफिकेंटली डिसोनेंस इन्वॉल्व होगा। तो आपको पता है ये क्या होता है, ये हमारा बी ऑप्शन है। तो डिसोनेंस क्या होता है, टेंशन को मैक्सिमाइज करता है, जब लोग फील करते हैं कि हाई पर्सनल अकाउंटेबिलिटी होती है, कॉन्फ्लिक्ट बिलीफ सेंट्रल टू देयर आइडेंटिटी। तो ये ही तो बता रहा है कि रिड्यूस कॉग्निटिव डिसोनेंस इंक्रीज होता है, इंडिविजुअल मोटिवेशन टू रिड्यूस, है ना। तो इसमें होगा हाई पर्सनल चॉइस है, हाईली इंपोर्टेंट बिलीफ है, सब्सटेंशियल रिवॉर्ड और पेनल्टी है। तो ये जो होता है तो इससे क्या होता है कि रिड्यूस करेगा कॉग्निटिव डिसोनेंस को और इंक्रीज करेगा, इंक्रीज होगा जब आपका डिसोनेंस इन्वॉल्व होगा। ठीक है, देन इन मेयर एंड एलन 3 component commitment matrix in employee which form strictly because they feel a moral obligation loyalty to do exhibit। तो आपको पता कौन सा नॉर्मेटिव कमिटमेंट कहलाता है हमारा, जब 3 कंपोनेंट कमिटमेंट मैट्रिक्स होती है। नॉर्मेटिव कमिटमेंट होता है ड्यूटी ड्राइव, मतलब आपकी ऑब्लिगेशन क्या है। अफेक्टिव जो होता है वो होता है हमारा डिजायर ड्राइव, क्या वांट टू बी, एंड कंटिन्यूअस होता है कॉस्ट ड्राइव, ये होना चाहिए। Then come to the question number 12. An employee staying at their current firm simply because leaving would cause them to they lose accumulated stock option and retirement seniority। तो आपको पता है इसका क्या होगा, कंटिन्यूअस कमिटमेंट होगा। अफेक्टिव हो गया ना, फीलिंग से रिलेटेड है, नॉर्मल अभी मैंने आपको बताया। तो ये क्या होगा, इंप्लॉय जब उसकी करंट फर्म जो होती है वो कंटिन्यूअस कमिटेड होता है व्हेन इंप्लॉय कैलकुलेट हाई इकोनॉमिक पर्सनल कॉस्ट टाइड टू एग्जिस्ट एंटरप्राइज। तो वो ये देखता है कि मेरी पर्सनल कॉस्ट कितनी है जब मैं इस एंटरप्राइज से जुड़ा हुआ हूं, तो उसे हम कंटिन्यूअस कमिटमेंट बोलते हैं। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 30. Dalrymple self-perception theory challenge cognitive dissonance theory by arguing when internal attitude are weak or ambitious individual. Yes, तो उन्होंने बोला कि infer their own attitude by calmly observing their own past behavior and the situation। तो उन्होंने बोला सेल्फ परसेप्शन थ्योरी क्या कर सकती है कि इस चीज को वीक कर सकती है ना। तो ये सेल्फ कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या करती है, जब कब होती है, जब आपका इंटरनल एटीट्यूड क्या होता है, वीक होता है, एम्बिग्युअस होता है। तो इसमें क्या करता है इंडिविजुअल, क्या करता है अपनी एटीट्यूड को कामली ऑब्जर्व करता है, देन
आपको सेल्फ परसेप्शन थ्योरी में क्या करेगा कि वी लुक आउटवर्ड एट आवर एक्शन, जज आवर बिलीफ, हमारे एक्शन क्या है और फिर हम अपने बिलीफ को जज करेंगे। तो ये बाईपासिंग द डीप इंटरनल इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, तो कहीं ना कहीं जो अगर आपको क्या मिल रहा है, ठीक है, और क्या आप काम कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, इमोशनल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे बाईपास कर जाएगा। ये इस सेल्फ परसेप्शन थ्योरी किसको चैलेंज दे रही है, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, जो आपको कॉग्निटिव हो रहा था फीलिंग एंजाइटी है माइंड में, ठीक है, उस चीज को आप कर सकते हो। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 40, discretionary voluntary behavior that are not part of employee formal job description but directly support the social psychological environment। तो आपको पता है कौन सी है कि वॉलंटरी बिहेवियर जो पार्ट नहीं है एम्प्लॉय फॉर्मल जॉब डिस्क्रिप्शन का, पर सपोर्ट करती है सोशल साइकोलॉजी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है। इंक्लूड हेल्पिंग पीयर, वॉलंटरी, वर्किंग लेट, ठीक है, तो ड्राइव ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंसी विदाउट द एक्सप्लिसिट मैंडेट। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 15, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट द प्रोसेस ऑफ शेपिंग बिहेवियर इन्वॉल्व विच ऑपरेशनल मेथोडोलॉजी। तो आपको पता है कि कौन सा, अगर रीइंफोर्समेंट की बात करो तो किससे आप बिहेवियर को शेप कर सकते हो ना, ऑपरेशन कौन सी मेथोडोलॉजी के थ्रू, तो हम क्या कर सकते हैं, सिस्टमेटिकली रीइंफोर्स कर सकते हैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ऑफ फाइनल डिजायर बिहेवियर, मतलब जो हम बिहेवियर चाहते हैं उसको हमने क्या किया, रीइंफोर्स कर दिया सक्सेसिव, कि यस अगर आप डेली आ रहे हो तो मैंने उन्हें क्या कर दिया, जो बच्चे डेली टाइम से, मतलब आपका जो टाइमिंग है 10 o'clock, अगर आप 9:58 पे आ रहे हैं तो मैंने उन्हें क्या किया, रिवॉर्ड देना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ, अब उनका अब परमानेंट एम्प्लॉय अर्ली आते हैं, ठीक है। तो ये होता है शेपिंग आईडी बिहेवियर, स्टेप बाय स्टेप रिवॉर्डिंग माइनर प्रोग्रेस, अगर धीरे धीरे उनके बिहेवियर को हम शेप करते हैं, उनकी माइनर प्रोग्रेस को देखते हैं जब तक वो फाइनल कॉम्प्लेक्स बिहेवियर तक नहीं पहुंच। Then come to the question number 16. Which attitude variable measure to degree to which an individual psychological identify their specific job role consider their performance center to the self worth। तो आपको पता है इसे हम जॉब इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं। जॉब इन्वॉल्वमेंट क्या होता है कि ये आपका देखता है कि आप कितना साइकोलॉजिकल इन्वॉल्व हो रहे हो उस स्पेसिफिक रोल को और अपनी परफॉर्मेंस को लेके सेल्फ वर्क होता है। हाई जॉब इन्वॉल्वमेंट मीन्स पर्सन केयर डीपली अबाउट द डेली वर्क, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अपने काम के बारे में लेकर बहुत सीरियस है और वो कहीं ना कहीं ट्रीट परफॉर्मेंस एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर सेल्फ कंसेप्ट, उसका परफॉर्मेंस है वो जैसे सेल्फ वर्थ मानता है, तो इसे हम जो बोलते हैं उसे हम जॉब इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 17, intentional workplace action that violate significant organization norms and threaten the well-being of the firm or its member। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे काउंटर प्रोडक्टिव वर्किंग बिहेवियर। तो ये क्या होता है, काउंटर प्रोडक्टिव वर्किंग बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है टॉक्सिक बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो आपको थ्रेटन कर रहा है, आपके रिसोर्सेज को ब्रेक कर रहा है, टीम ट्रस्ट को रिड्यूस कर रहा है, उसकी सेफ्टी मैट्रिक्स को, ठीक है। तो ये जो होता है इंटेंशनली अगर वर्क प्लेस में कोई ऐसा बिहेव करे, थ्रेटन करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर। तो योर ऑप्शन विल बी बी, ठीक है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 18, एन ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट परफॉर्मेंस बोनस एज ए फिक्स टाइम एवरी 6 months, ठीक है, अंडर द ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी शेड्यूल रिप्रेजेंटेटिव। तो मैंने आपको बताया कि हर 6 महीने के बाद आप उनको बोनस दे रहे हो, तो इसे क्या बोलेंगे, फिक्स इंटरवल शेड्यूल बोलेंगे, क्योंकि आपने क्या किया, इंटरव्यू शेड्यूल कर डिस्ट्रीब्यूट रिवॉर्ड बेस्ड ऑन सेट प्रेडिक्टेबल, हर 6 महीने बाद आपको बोनस मिलेगा, हर 6 महीने बाद आपको इंसेंटिव मिलेगा, जिससे क्या होता है कि वो ज्यादा अच्छा डेडलाइन से, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, फॉर टू स्पाइक राइट बिफोर द डेडलाइन, 6 महीने होने बोलते हैं उससे पहले वो अच्छा काम करने लग जाते हैं। तो ये होता है हमारा फिक्स इंटरवल scheduling। Then come to the question number 19, relationship between an employee attitude and their final behavior significantly strengthen और मॉडरेट व्हेन द टारगेट एटीट्यूड। उन्होंने बोला कि जो रिलेशनशिप है हमारे एम्प्लॉय एटीट्यूड का और फाइनल जो किस किस के बीच में, हमारे एटीट्यूड और फाइनल बिहेवियर के बीच में, तो वो किस तरीके से हमारी स्ट्रेंथन देता है, वो कब आपको होगा, जब टारगेट एटीट्यूड कैसा होगा, हाईली स्पेसिफिक, पर्सनल, इंपोर्टेंट, इजिली एक्सेसिबल एंड बेट ऑफ डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो एटीट्यूड प्रेडिक्ट रियल बिहेवियर मच बेटर व्हेन दे आर एक्सप्रेसिव डीपली फेड टाइप, जब वो स्पेसिफिक होगा, जब वो अच्छे से बिहेव करेगा उसका एटीट्यूड, ठीक है। तो योर आंसर इज बी। Then come to the question number 20, punishment suppress and undesired behavior temporary, ठीक है। पनिशमेंट क्या होता है, अनडिजायर्ड बिहेवियर को टेम्पररी सप्रेस करता है, मतलब दबा के रखता है, बट ऑफन फेल टू एलिमिनेट परमानेंटली, बट परमानेंटली एलिमिनेट नहीं कर सकता एम्प्लॉय के बिहेवियर के इन्वेंट्री से। और आपका ये पनिशमेंट स्टॉप एक्शन थ्रू द फियर बट डज नॉट टीच द रिइंफोर्स द करेक्ट पैटर्न। और जो पनिशमेंट क्या करता है, वो फियर के मारे वो उस एक्शन को स्टॉप तो कर देते हैं, पर अपना उसको रीइंफोर्स, जो हमारा अल्टरनेटिव बिहेवियर है उसको करेक्ट नहीं करते। तो आपको पता है ये बोथ ए एंड आर करेक्ट है, because punishment cause fear and resentment without the offering development alternative, confirming why behavior return
once threat stop making the right action. अब ये एटीट्यूड लर्निंग का हमारा लास्ट क्वेश्चन है. पनिशमेंट सप्रेस द अनडिजायर्ड बिहेवियर टेम्पररी. जो पनिशमेंट असेसन क्या कर रहा है, जो पनिशमेंट है ना अनडिजायर्ड बिहेवियर को टेम्पररी ही सप्रेस मतलब दबाता है, बट ऑफन फेल टू, बट वो उसके परमानेंट बिहेवियर को एलिमिनेट नहीं कर सकता. पनिशमेंट है ना, जो आप गलत काम करो तो टेम्पररी तो आपको कंट्रोल कर लेगा, लेकिन परमानेंट नहीं कर सकता. एलिमिनेट फेल टू परमानेंट. रीजन क्या है, पनिशमेंट स्टॉप एक्शन थ्रू द फियर. क्योंकि जो पनिशमेंट के डर से ही लोग उस काम को करना बंद कर देते हैं, लेकिन उसे रीइंफोर्स नहीं कराता कि करेक्ट अल्टरनेटिव बिहेवियर क्या होगा. तो सही है, देखो पनिशमेंट के डर के मारे तुम लोग काम करना उसे स्टॉप कर दोगे टेम्पररी, लेकिन आपका रूट कॉज जो है उसको आप परमानेंटली इलिमिनेट नहीं कर सकते. तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, पनिशमेंट कॉज द फियर और रिसेंटमेंट विदाउट ऑफरिंग डेवलपमेंट अल्टरनेटिव. तो इसमें कोई अल्टरनेटिव तो दे नहीं रहे. कंफर्मिंग वाई बिहेवियर रिटर्न वंस थ्रेट स्टॉप. जैसे आपने डराना धमकाना बंद कर दिया, वो दोबारा से लेट आना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, तो अब आप हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है परसेप्शन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, जो हम नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी. अभी भी हमारे पास कम से कम 40+ PYQ बचे हुए हैं. तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग. और अगर आपको कोई भी MCQ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में मेंशन करिएगा. एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.